हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मनीष वरियानी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, किन कंडीशन में हम उनको एजियोट्रोप्स कहते हैं, और हमने ये भी देखा था कि आइडियल नॉन आइडियल मिक्सचर्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, आउटकम्स क्या होती हैं और ग्राफ्स किस तरह से हम उनके ड्रॉ कर सकते हैं। सो कंटिन्यूइंग दैट, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था, आज हम नॉर्मल और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात यहाँ पे करेंगे और कोशिश करेंगे आज हम इस यूनिट सोल्यूशन की यूनिट को सम अप करने का, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, सबसे पहला सवाल तो ये। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप ऐसे समझो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो होती हैं अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। और क्योंकि ये अमाउंट डिपेंडेंट है बच्चों, तो मैं कह सकता हूं ऐसी प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती हैं, एक्सटेंसिव होती हैं। हम सबको पता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हम दो शब्द पढ़ते हैं, तो हम इनको अमाउंट डिपेंडेंट कह रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं एक्सटेंसिव होती हैं। एक्सटेंसिव का मतलब कैन बी इजीली एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड। तो अपन इसको ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की बात हम यहाँ पे नहीं करते, राइट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि अमाउंट डिपेंडेंट हो, वो एक्सटेंसिव भी हैं और इजीली ऐड सब्सट्रैक्ट करी जा सकती हैं, हम उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग टू ये कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमें कौन कौन सी चारों प्रॉपर्टीज देखनी है। उसके अलावा उस पर जाने से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं। तो कौन कौन सी देखनी है? एक दो बच्चे हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम पढ़ चुके हैं। एक हमें देखनी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक हमें देखनी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। और एक हमें देखनी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। इन सब के बारे में आपने कहीं ना कभी सुना होगा, राइट। पर अपन इसको आज अच्छे से समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे, जिसमें से एक तो हम पढ़ चुके हैं राउल्ट्स लॉ के फॉर्म में, जब हमने नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल में स्टडी किया था, राइट। पर इन सब पे जाने से पहले कुछ बेसिक्स का बात समझ लेते हैं, और वो बेसिक वापस जाते हैं थर्मोडाइनमिक्स में। हाँ बच्चों, आपको तो पता ही है, तीन है ब्रह्मा विष्णु महेश, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स एंड इक्विलिब्रियम। ये तीन ब्रह्मा विष्णु और महेश है। अब आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है, या मैं डीजी लिखूं, स्मॉल चेंज में, डीजी बराबर वीडीपी माइनस एस डी टी। ये तो पढ़ा है हमने, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं dg बाय dt लिखूं और प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, तो आप सब मानते हो ये क्या आएगा, माइनस एस आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। और क्योंकि मुझे पता है गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय लिक्विड की एंट्रोपी एंड फॉलोड बाय सॉलिड की एंट्रोपी। तो क्योंकि गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा है और ये स्लोप माइनस एस है, तो मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा नेगेटिव में जो जाएगा वो गैस जाएगा, फॉलोड बाय लिक्विड जाएगा, फॉलोड बाय सॉलिड जाएगा। अब इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि एक्चुअल में ड्रॉ होगा कैसे। तो dg वर्सेस t ड्रॉ करूं अगर मैं, या g वर्सेस t ड्रॉ करूं अगर मैं, तो आप देखो स्लोप सबसे आप कह सकते हो कम, भाई नेगेटिव का मतलब हो गया सबसे ज्यादा स्लोप आपको सॉलिड का मिलेगा, फॉलोड बाय लिक्विड, फॉलोड बाय गैस। क्योंकि नेगेटिव सबसे कम तो पॉजिटिव सबसे ज्यादा। ये हो गया हमारा लेट से सॉलिड के लिए, ये हो गया बच्चों लिक्विड के लिए, और ये हो गया हमारा गैस के लिए। ये लिक्विड, सॉलिड, गैस, राइट। और बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ये कुछ और नहीं है, यही तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पक्का? बहुत बढ़िया। तो ये ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो मैं कह सकता हूं ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये उसका बॉइलिंग। ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो में, जब मैं एक सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, राइट।
और ध्यान देंगे फ्रीज कौन होता है, बॉईल कौन होता है, सॉल्वेंट ही फ्रीज होता है, सॉल्वेंट ही बॉईल होता है, सोल्यूट का कोई रोल नहीं है, सोल्यूट इफेक्ट करता है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। आप सबको कहानी पढ़ी है, जिसने नहीं पढ़ी वो पीछे के लेक्चर्स वापस देखे, वापस जाए, पहले पीछे से पढ़े फिर आए। हमें पता है यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज होने वाला है, और क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज होने वाला है तो सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट तो गैस में आएगा, सबसे कम डिक्रीमेंट सॉलिड में आएगा। तो ये हो जाएगी हमारी सॉलिड की लाइन, राइट, ये हो जाएगी हमारी लिक्विड की लाइन, राइट, और ये हो जाएगी हमारी गैस की लाइन, राइट। जरा ध्यान देंगे, अब जो नया इंटरसेक्शन है वो होगा नया फ्रीजिंग पॉइंट TF डैश, और जो नया ये इंटरसेक्शन है वो होगा नया बॉइलिंग पॉइंट DV डैश। बात समझ में आई, पक्का समझ में आई। इसका मतलब मैं जब भी एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करता हूं, राइट, जब भी मैं ऐसा कोई काम करता हूं, राइट, तो सिस्टम का वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज करने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है। और अभी मैं कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं जा रहा हूँ, आप कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेट हो जाता है, हम सबको पता है, बिल्कुल ठीक। अभी मैंने क्या किया, सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज किया। मैं अभी एक्सटर्नल प्रेशर, या मैं आप ऐसे कह लो कि मैंने अभी एक्सटर्नल प्रेशर को ही घटा दिया। अभी आप इसको मत देखो, सिस्टम के प्रेशर को मैंने क्या किया, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर घटा दिया। तो इस ग्राफ पे अगर जैसे ही मैं एक्सटर्नल प्रेशर घटाता हूं तो ये सिनेरियो आ जाएगा, राइट। इसका मतलब जब भी प्रेशर डिक्रीज होता है, राइट, जब भी प्रेशर डिक्रीज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज होंगे, दोनों डिक्रीज होंगे। कहानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बच्चों। अभी मैं कॉलिगेटिव को समझाने की कोशिश करता हूं, वो कॉलिगेटिव इस ग्राफ से एक्सप्लेन नहीं होगा, दूसरे ग्राफ से एक्सप्लेन होगा, अभी बनाते हैं उसको इसके बाद। फिलहाल जब भी अपन एक्सटर्नल प्रेशर कम करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज होते हैं। किनके लिए ये कहानी उलट जाती है, कब ऐसा नहीं होगा, राइट, तो ये भी जान लो। वाटर के केस में, गैलियम के केस में, ब्रोमीन के केस में, फ्रांशियम के केस में, सीजियम के केस में और मरकरी के केस में ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप बच्चों, क्योंकि इन सब्सटेंसेस की लिक्विड स्टेट की डेंसिटी, तो डेंसिटी इन लिक्विड स्टेट ज्यादा होती है डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो जब भी ये मेल्ट कर रहे होंगे, मैं सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पे बच्चों, ध्यान देंगे, ऐसे सब्सटेंसेस में प्रेशर कम करते हुए नॉर्मली क्या हो रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर रहा था और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर रहा था। पर ऐसे सब्सटेंसेस के लिए आप देखोगे फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, कब, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे। नॉर्मली क्या हो रहा था, सॉरी, प्रेशर को डिक्रीज करोगे। तो जब आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे थे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा था। पर यहां पे क्या होगा, जैसे आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, पर बॉइलिंग पॉइंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। बिकॉज बच्चों लिक्विड जब वेपर में जाएगा तब हम डेंसिटी को देखेंगे, जैसे चेंज होनी चाहिए थी वैसे ही चेंज होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट तो अभी भी डिक्रीज करेगा, राइट, जब प्रेशर डिक्रीज करेगा। पर ऐसे सब्सटेंसेस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, राइट। तो बड़े आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, भाई पानी तो है ही है, पानी से तो हम सब कुछ पूछते ही हैं। फिर हम पूछते हैं पानी से कैसे, कि गब्बर फिर कैसे होगा। आप सबने शोले मूवी देखी, तो शोले में जब सांबा पहुंचता है गब्बर के पास, तो गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, तो सरकार दो, वो दो और तुम इतने सारे। पूरी पिक्चर अगर आपने देखी है तो सांबा के मन में एक सवाल रह जाता है जो कभी गब्बर से पूछ ही नहीं पाता, और वो सवाल ये है कि गब्बर ये तो बताओ फिर कैसे होगा, गब्बर फिर कैसे होगा, गैलियम ब्रोमीन फ्रांशियम सीजियम मरकरी। और पूछ तो पानी ही रहा है, सांबा कौन है, पानी है, राइट। तो इन केसेस में बच्चों ध्यान रखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को लेके कि प्रेशर जब एक्सटर्नल डिक्रीज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा और इंक्रीज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। नॉर्मली जब भी एक्सटर्नल प्रेशर आप घटाते हो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। आई होप हमें ये बात समझ में आ रही है। अभी हम एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जो प्रेशर एक्सटर्नल है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक। इसका मतलब जब भी आइस वाटर में चेंज होगी, और मैं प्रेशर को जब क्या कर रहा था, जब आइस वाटर में चेंज हो रही है, प्रेशर में घटा रहा था,
तो आप नॉर्मली देख रहे थे क्या किधर से किधर जाता था, सॉलिड लिक्विड में भागने की तैयारी करता है क्योंकि प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करता है। पर जब भी आइस वाटर में चेंज होगी, प्रेशर घटाओगे तो वो आइस की तरफ शिफ्ट होगा, ना कि लिक्विड की तरफ। नॉर्मल सिनेरियो में मैंने आपको पिछले लेक्चर से समझाया इस बात को कि जब नॉर्मल सिनेरियोज होते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है जब भी आप प्रेशर को घटाते हो। पर आइस के सिनेरियो में गैलियम, ब्रोमीन, फ्रांशियम, सीजियम, मर्क्यूरी, इन सिनेरियो में जो भी आप सोच रहे हो उसका जस्ट उल्टा करना है आपको, जस्ट उल्टा। एंड रीजन इज लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा। ओके बच्चों, अब यहां पे एक बात और समझते हैं। अब हम अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये तो हो गई जनरल बात, ये तो हो गई जनरल बात। फिर से मैं उसी इक्वेशन को लिखता हूं, dg बराबर vdp माइनस sdt। ध्यान देंगे इक्विलिब्रियम पे। भाई हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करनी है तो मुझे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम रीच करना पड़ेगा। उस जगह तो dg बराबर 0 होगा, इसीलिए हम उस ग्राफ से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। dg 0 होगा तो बच्चों मैं कह सकता हूं vdp बराबर होगा sdt, तो dp बाई dt will be equal to, अगर चेंज के रिस्पेक्ट में लिखूं तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। और अगर अब मैं P वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करूं, P वर्सेस T ड्रॉ करूं, तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप देखते हो वो यहां से आएगा। अब वो ग्राफ मैं आपको बना के दिखा देता हूं, कुछ ऐसा नॉर्मल सब्सटेंसेस के लिए कुछ ऐसा आता है, ऐसा आता है, राइट। तो ये हो जाता है आपका सॉलिड इन वेपर इक्विलिब्रियम, ये होता है आपका लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, और ये होता है आपका सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। आप कहोगे ये क्या, यही तो बच्चों ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आप सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस पॉइंट पे तीनों की डेंसिटी डिफरेंस 0 हो जाती है। इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है? डेंसिटी डिफरेंस हो जाता है 0। तो इस पॉइंट पे आप कभी भी सॉलिड नहीं बता सकते, लिक्विड नहीं बता सकते, गैस नहीं बता सकते, बिकॉज इस पॉइंट पे तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इसके इधर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके उधर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर इस पॉइंट पे आके आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो ये तो ट्रिपल पॉइंट है बच्चों, इसके बारे में खासा कुछ आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप किसी भी डिग्री को, फ्रीडम को 0 कर देते हो। फ्रीडम का मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम का जो चेंज है वो यहाँ पे अलाउड नहीं होता है, क्योंकि अलाउ करोगे तो ट्रिपल पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है नहीं? ओके, ये नॉर्मल सिनेरियो में ग्राफ है। और अगर मैं यही ग्राफ उनके लिए ड्रॉ करूं, गब्बर, फिर कैसे होगा? वाटर के लिए, इनके लिए ड्रॉ करूं। लेट्स से मैं वाटर के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, स्पेसिफिकली वाटर की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो ये ग्राफ कैसा आएगा? ये तो ऐसे ही आएगा, ये भी ऐसे ही आएगा, पर ये चेंज हो जाएगा, ये आपकी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे देखो, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। इस नेगेटिव होने का रीजन है कि जब लिक्विड वेपर ट्रांजिशन हो रहा है तो डेल्टा वी, आप देख रहे हो डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है सॉलिड से, डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा थी सॉलिड से। किस केस में? वाटर के केस में बात कर रहा हूं मैं। तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम किसकी ज्यादा रही होगी? वॉल्यूम लिक्विड की कम रही होगी सॉलिड से। और क्योंकि जब वॉल्यूम सॉलिड की कम है तो चेंज इन वॉल्यूम जो है, मतलब v लिक्विड माइनस v सॉलिड विल बी नेगेटिव। क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है तो स्लोप जो हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सॉलिड लिक्विड ग्राफ का जो इक्विलिब्रियम है वो नेगेटिव हो जाएगा। किस केस में? उस केस में जब आप वाटर, फ्रांशियम, सीजियम, मर्क्यूरी, इनमें से किसी को भी आप ड्रॉ करते हैं, राइट। तो इस बात को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये दोनों ग्राफ अलग अलग आते हैं, ये उन कैटेगरी के लिए है, ये जनरल कैटेगरी के लिए, राइट। अब आप देखो, मैंने कोई नॉन वोलेटाइल चीज यहाँ पे ऐड करी, तो आपको पता है सिस्टम का प्रेशर कम होगा, तो सिस्टम का कुछ नया प्रेशर इस तरीके से होगा। अच्छा, आप पहले यहाँ पे ऐसे समझो कि अगर मैं एक फिक्स्ड प्रेशर रखूं, भाई जब मैं एक प्रेशर फिक्स कर देता हूं, राइट, तो एक फिक्स प्रेशर पे जहां सॉलिड लिक्विड ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है, वहां पे मैं कह देता हूं ये है उसका फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। और जहां लिक्विड वेपर को इंटरसेक्ट करता है ये होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। आई होप इस बात को हम बच्चों समझ रहे हैं। भाई उस जहां पे वो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को इंटरसेक्ट करेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, और जहां वो लिक्विड वेपर को इंटरसेक्ट करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब मुझे पता है कि अब जब सिस्टम का प्रेशर कम होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ बनता हुआ दिखे, राइट। भाई सिस्टम का प्रेशर घट गया और ये भी कुछ इस तरीके से आपके सामने ग्राफ मिलेगा आपको, राइट। ये कुछ ऐसा बनेगा,
तो ये नया ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, मैंने उसी में ड्रॉ किया, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, राइट, कुछ ऐसा आएगा नया, राइट। अब जब आप इस इंटरसेक्शन को देखो, आप इस इंटरसेक्शन को देखो, ये देखो नया फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान दोगे। और जब आप इसको एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करो उसी प्रेशर को, तो आप देखोगे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों। और ये ग्राफ ये भी बता रहा है आपको, जो एलिवेशन होता है वो हमेशा डिप्रेशन से ज्यादा आता है, मतलब उतने ही अमाउंट ऑफ सोल्यूट के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन से हमेशा ज्यादा होता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, हमेशा ज्यादा होता है। और जबकि ऐसे केसेस में आप देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में तो आप देखोगे इंक्रीमेंट आएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में तो केस वही बनता है, आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट में तो इंक्रीमेंट आएगा, आपने लेट से एक फिक्स प्रेशर फिक्स कर दिया, राइट, तो आप देखोगे ये इंक्रीमेंट आया, ये पहले था टीबी नॉट और ये है अब टीबी डैश, तो वो इंक्रीमेंट तो आएगा ही आएगा, मैंने कहा था उसमें चेंज नहीं होगा। पर ऐसे सिनेरियोस में आप देखते हो जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले आ रहा था, जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले आ रहा था वो ये था, राइट, और जो फ्रीजिंग पॉइंट अब आएगा वो कुछ और होगा, राइट। मतलब ऐसे सिनेरियोस में जो फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए और जो आएगा वो अलग हो जाएगा। नॉर्मली फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, पर ऐसे सिनेरियोस में जब आप ऐसे केसेस को लेते हो तो प्रेशर घटने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट आ जाता है, और उस इंक्रीमेंट का रीजन है, उस इंक्रीमेंट का रीजन है ग्राफ का कुछ इस तरीके से चेंज होना, राइट। पर ये कब होता, ये तब होता जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर के पर्सपेक्टिव से बात करता, राइट। मतलब पानी के केस में या फ्रांशियम सीजियम इनके केसेस में आपको ये ध्यान देना है कि प्रेशर किसका घट रहा है, प्रेशर घट रहा है एक्सटर्नल या प्रेशर घट रहा है सिस्टम का बच्चों। अगर सिस्टम का घट रहा है बच्चों तो आपको उन केसेस को अलग करने की यहाँ पे नीड नहीं है, बस हाँ ये ध्यान रखना है ग्राफ का स्लोप चेंज हो जाता है, राइट। तो जो डिक्रीमेंट आना चाहिए उससे कुछ अलग डिक्रीमेंट आएगा, पर डिक्रीमेंट तो अभी भी आएगा, राइट। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो अभी भी ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, राइट। तो डिक्रीमेंट थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, वो एक अलग कहानी, पर आएगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही। यही समझाना चाह रहा था मैं आपको, मतलब चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, सिस्टम का प्रेशर कम होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही आएगा। पर अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को घटाता हूं तो आपको दो कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, पानी फिर कैसे होगा वाली कहानी अलग चलेगी और नॉर्मल कैटेगरीज अलग चलेगी। मैंने आपको दिखाया था एक्सटर्नल प्रेशर घटाने पे बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट दोनों घटता है, पर सिर्फ पानी फ्रांशियम सीजियम मरकरी ब्रोमीन के केस में एक्सटर्नल प्रेशर घटाने पे बॉइलिंग पॉइंट तो घटेगा पर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है, राइट। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखना है सवाल में एक्सटर्नल प्रेशर घटाया है या सिस्टम का प्रेशर घटाया है। सिस्टम का प्रेशर घटाने का बहुत सिंपल तरीका है, आप नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी को ऐड कर दो, और एक्सटर्नल प्रेशर घटाने के लिए बहुत तरीके होते हैं, वो आपको सवाल में मेंशन करेगा। तो फिर से कह रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर की कहानी वो थी जो पहले पढ़ी, ये सिस्टम के प्रेशर की कहानी है। मतलब एक चीज क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलेटाइल चीज ऐड करने पे बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, बहुत आसान बात है बच्चों, जब आप एक नॉन वोलेटाइल चीज को ऐड करते हो तो सिस्टम का वेपर प्रेशर तो कम ही हो रहा है ना बच्चों। वेपर प्रेशर कम होगा तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक्सटर्नल प्रेशर को बराबर करने में। तो पहले जो प्रेशर ये था एक्सटर्नल प्रेशर, अब नया प्रेशर क्या हो जाएगा, नया प्रेशर ये हो जाएगा। तो आपको इधर से इधर लाने पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दिख रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और पहले लेट से आपको फ्रीज करने में यहां से यहां लाना पड़ता था, राइट। अब आपको फ्रीज करने में यहां से यहां लाना पड़ेगा, तो अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी पहले करनी पड़ रही थी। या आप यूं कह सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट अपने आप ही डिप्रेस हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ताकि उस कॉन्स्टेंसी को वो मेंटेन रख पाए। पर यहां से आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कुछ खासा समझ नहीं पाते हो, आप यहां से बहुत अच्छे से समझ पाते हो। इसलिए मैंने आपको इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके समझाया है कि एक्चुअली में वो डिक्रीज हो क्यों रहा है, राइट। अगर आप उसको फिजिकली सोचो तो सोच सकते हो, दैट इज मोर डिफिकल्ट वंस यू डील विद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बच्चों को अक्सर दिक्कत आती है कि सर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आप यूं समझ लो कि जब प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ा, पर प्रेशर कम होने के बाद उसको आपको फ्रीज करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि आपका एक्चुअल प्रेशर तो कम हो गया है और प्रेशर की वजह से ही फ्रीजिंग होती है। अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप यूं समझ लो कि जो टेम्परेचर पहले 0 पे फ्रीज हो रहा था वो -2 पे फ्रीज होगा, क्योंकि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर में भी वेरिएंस आता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप फिजिकली उसको बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश मत करो, ग्राफ से समझने की कोशिश करो।
आप देख रहे हो नए ग्राफ में, आप देख रहे हो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बहुत आसानी से आप उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम से समझाने की कोशिश करी। नॉर्मली इस चीज को लोग स्किप कर देते हैं, पर मैंने कोशिश करी आप इसको समझने की कोशिश करना, आपको बेटर समझ में आएगा। कहानी से उतना बेटर समझ में आने वाला नहीं है, वो स्किप करने की बात हो जाती है। तो सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी डील कर ली, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं बात करता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग। एलिवेशन इन बॉइलिंग, ठीक। तो बच्चों एलिवेशन क्यों हो रहा है हम समझ गए हैं। नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी आई, प्रेशर घटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ओके, अब ये जो एलिवेशन है बच्चों, तो मान लेते हैं सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो टीबी नॉट था, सोल्यूशन का टीबी। तो जो एलिवेशन है वो क्या होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। और ये हमेशा प्रोपोर्शनल होगा बच्चों मोलालिटी। किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। इसका मतलब कितना सल्यूट आपने नॉन वोलेटाइल ऐड किया, राइट। जिसकी वजह से हम कहते हैं जो डेल्टा टीबी है विच इज टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर होता है, जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो आप यहाँ पे लिखते हो केबी इंटू एन, राइट। अब ये केबी क्या है बच्चों, केबी को हम बहुत नामों से जानते हैं। इसका एक नाम है ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बच्चों इसको। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये सब इसी के नाम है। तो और कर सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, राइट। और ये कांस्टेंट तो है ही है, राइट। इसकी अगर आप यूनिट की बात करोगे तो क्या आएगी, केल्विन केजी पर मोल, ये इसकी यूनिट आएगी। और खास करके हमें वाटर के लिए इसको ध्यान रखना है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52 केल्विन केजी पर, राइट। तो जब हम एलिवेशन की बात करें, लेट्स से मैं वाटर के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो मैं बात करूंगा सॉल्वेंट। फिर से बता रहा हूं मैं आपको कौन से इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्वेंट इन गैसियस फेज, राइट, ठीक है। तो आप समझ रहे हो यहां पे कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों, आप यहाँ इक्विलिब्रियम से भी समझ सकते हो, इक्विलिब्रियम से भी समझ सकते हो। मैं आपको एक कहानी समझा चुका हूँ कैसे। लेट्स से प्रेशर डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मतलब गैस में जाने की कोशिश करेंगे, राइट। ये कब हुआ है, प्रेशर डिक्रीज हुआ है, राइट। प्रेशर किसका डिक्रीज हुआ है वो कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ। सिस्टम की बात होगी अलग, सराउंडिंग की मतलब एक्सटर्नल प्रेशर की बात होगी अलग। तो अगर बच्चों मान लो मैंने एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज किया है, तो एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करते समय क्या होगा, ज्यादा लिक्विड फेज में चला जाएगा, वेपर फेज में चला जाएगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बड़ी आसानी से एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो डिक्रीज हुआ है, राइट। तो उस केस में बॉइल करना आसान हो जाएगा। पर जब सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज होगा बच्चों, सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब कहीं ना कहीं जो गैस फेज में मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड फेज में जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब गैस चेंज हो रहा है लिक्विड में, गैस लिक्विड में चेंज होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने में हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करते हो तो बड़ी आसानी से बॉइल हो जाता है, जबकि आप सिस्टम के प्रेशर को डिक्रीज करते हो, मतलब सॉल्वेंट गैस फेज वाला लिक्विड फेज में जाता है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बॉइल दैट सॉल्वेंट। सो ये ध्यान रखना है बच्चों, सॉल्वेंट का ही इक्विलिब्रियम चलता है, सोल्यूट का सिर्फ रोल इफेक्ट करने में, सोल्यूट इक्विलिब्रियम में लाए नहीं करता। ओके, ठीक है। आप देख सकते हो ये अमाउंट डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल, इसलिए मैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहा हूं। इसको थोड़ा और बेटर से अभी हम समझेंगे, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा सॉल्वेंट इन सॉलिड फेज is in equilibrium with solvent in liquid phase। यहाँ की कहानी भी मैं आपको पीछे के लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, अब तो मैं डायरेक्टली उसको यूज करूंगा बिकॉज सारी कहानी आगे पीछे चलने वाली मैं आपको समझा चुका हूँ। तो जो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट था उससे कम आएगा और ये भी प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा टी एफ विल बी नथिंग बट के एफ इंटू एफ, राइट। और इसको अपन क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट,
क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट्स भी होती हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर्म, राइट। या इसको एक और नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कोई भी नाम दे दो, इसी का ही नाम हो, ठीक। और ध्यान देने लायक बात यह है, अच्छा यूनिट तो इसकी भी वही होगी, केल्विन केजी पर मोल। और वाटर के लिए, स्पेसिफिकली वाटर के लिए आप हमेशा ध्यान रखो, हम मान के चलते हैं वो मैं नहीं दे, वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1.86 केल्विन केजी पर मोल, राइट। आप ऐसे निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हो गई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की कहानी। तो बच्चों दोनों केसेस में आप एक चीज और ध्यान रखो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, लेट्स से मुझे यहाँ पे केएफ को इक्वेट करना है, तो केएफ को भी हम लिख सकते हैं, कैसे? केएफ को मैं लिख सकता हूं ऐसे, केएफ बराबर M1 या M1 MA यूज कर रहा हूं, RTF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा हीट ऑफ फ्यूजन, राइट। इसी को एक और तरीके से कुछ लोग लिखते हैं, केएफ बराबर लिखते हैं RTF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ऐसे भी लिखते हैं। क्योंकि बच्चों आप सबको पता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कुछ और नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज देयर। क्योंकि सॉल्वेंट ही वेपराइज होगा, सॉल्वेंट ही लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड में जाएगा। तो इसको ऐसे अपन इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी काफी सवाल हमारे सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभार मोलर मास निकालने के लिए कहता है तो हम यहाँ से निकाल लिया करते हैं। तो हीट ऑफ फ्यूजन गिवन होती है कभी कभी, तो आप ऐसे यूज करो, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है तो बच्चों आप ऐसे यूज कर सकते हो। दोनों के दोनों फॉर्मूले एप्ट है। सिमिलरली आप केबी के लिए भी लिख सकते हो। तो अगर मैं केबी को लिखना चाहूँ, फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि वहां पे केबी में फ्यूजन की जगह MARTB स्क्वायर होगा, पहली बात तो यहाँ पे अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। और दूसरा इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, KB बराबर RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, दोनों के दोनों फॉर्मूलों में कोई भी दिक्कत नहीं, राइट। सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला टू अगेन अप्रोच दी क्वेश्चंस, राइट। ये कैसे आए हैं उसको बड़ी आसानी से हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट यहाँ पे हम डेरिवेशन खेलना नहीं चाहते बच्चों, जिसकी इंपॉर्टेंट है वो तो मैं किए देता हूँ डेरिवेशन, पर एग्जैक्टली हम यहाँ पे डेरिवेशन खेलना नहीं चाहते हैं। ओके, तो यूज दिस फॉर्मूला वंस यू आर स्टक। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, ऐसे यूज करो। हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है तो ऐसे यूज करो। ओके ग्रेट, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? अगली प्रॉपर्टी है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है या ऑस्मोसिस क्या होता है, राइट। आप ऐसे समझो, अगर मैं एक चैम्बर बनाऊं जिसको मैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से डिवाइड कर, राइट। यहां पे एक लिक्विड है, राइट, यहां पे प्योर सॉल्वेंट, लेट्स से ये वाटर, ये वाटर, और यहां पे मैंने वाटर के साथ एक सॉल्यूशन बना रखा है, लेट्स से मैंने NaCl डाल रखा है, तो यहां पे है NaCl प्लस वाटर, ठीक, ऐसा मान लो, ठीक। ये है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी खासियत होती है बच्चों, इस पे ध्यान देंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज को अलाउ करती है टू पास थ्रू, वो सबको अलाउ नहीं करती, और उसका रीजन है वो प्रोपोर्शनल होती है इसकी पोरोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी पोर साइज होगी उसके अकॉर्डिंग ये अलाउ करेगी पास करने को। तो नॉर्मली कौन पास होता है बच्चों? सॉल्वेंट को कहती है चले जा, सॉल्यूट को कहती है नहीं जाने दूंगी। So does not allows solute to pass through, it only allows
सॉल्वेंट टू पास थ्रू। बच्चों ध्यान रखेंगे, सोल्यूट का मूवमेंट अलाउ नहीं करेगी। ओके, अब यहां पे मैंने लगा दिए पिस्टन्स, राइट। मैंने मूवेबल पिस्टन लगा दिए, राइट। ये मूवेबल मैंने लगा दिए पिस्टन्स, राइट। ये मूवेबल पिस्टन क्या करेंगे वो भी हम देखते हैं। ये हो गए हमारे मूवेबल पिस्टन, टन 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 पिस्टन। ओके, ये जो मूवेबल पिस्टन है इनका रोल क्या है वो अभी हम समझते हैं, पर आप ये ध्यान दो क्योंकि यहाँ पे वाटर प्योर है, यहाँ पे NaCl इन वाटर, तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट की ज्यादा कंसेंट्रेशन कहाँ है, यहाँ है। तो इसका मतलब सॉल्वेंट ज्यादा प्रेशर कहाँ एक्सर्ट करेगा, यहाँ एक्सर्ट करेगा, राइट। सॉल्वेंट कम प्रेशर कहाँ एक्सर्ट करेगा, यहाँ एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर को मूव करना शुरू कर देंगे, राइट। ठीक, इसी सॉल्वेंट की मूवमेंट को फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। मैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ सारी बच्चों, शुरू से मैं इसी रिस्पेक्ट में ही बात करूंगा। एक चीज को फिक्स कर लेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। गैसेस के केस में अपन इसको डिफ्यूजन कहते हैं, सॉल्वेंट के केस में अपन इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, राइट। तो इस मूवमेंट को अपन कहते हैं ऑस्मोसिस, राइट। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये मूवमेंट ना हो, मैं चाहता हूं कि ये मूवमेंट ना हो, तो मैं यहां से कुछ प्रेशर अप्लाई करूंगा, मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूं। तो मुझे कितना मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़े टू स्टॉप दिस ऑस्मोसिस, मतलब मिनिमम एक्सेस प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज नथिंग बट द ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर आप उससे ज्यादा अप्लाई करोगे तो आप समझ लो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगी। आरओ जो नॉर्मली हम घर में यूज करते हैं, आरओ वर्ड देखते हो, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। इसके थ्रू फिल्ट्रेशन भी करते हैं, लेकिन आप उससे ऊपर का प्रेशर अप्लाई करते हो। ओके, समझते हैं इस कहानी को, राइट। इस कहानी को समझते हैं। देखो, तो इस पी एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अगर जो प्रेशर पी एक्सटर्नल से कम हो तो ऑस्मोसिस अलाउड है, ठीक, मतलब मूवमेंट होगी। प्रेशर पी एक्सटर्नल के बराबर है, नो ऑस्मोसिस। इसी समय पे जो प्रेशर बिल्ट होगा उसी प्रेशर को आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो, ऑस्मोसिस ना चला। अगर प्रेशर पी एक्सटर्नल से ज्यादा है, इसी प्रेशर को मैंने पी एक्सटर्नल से बढ़ा दिया, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। मतलब ये मूवमेंट उल्टा हो जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ आप मूव करने लगोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगी। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो ये तो ऑस्मोसिस क्या होता है बताया, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है मैंने आपको बताया। पर आप समझ रहे हो बच्चों यहाँ पे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने के साथ साथ ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कि एक्चुअली में सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी। मतलब एक बात यहाँ से साफ समझ में आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको मैं पाई से डिनोट करूं, इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, राइट, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो भी प्रेजेंट है। तो सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल तो है, जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, राइट। और ये प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से भी बच्चों आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ाने से कहीं ना कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है इंक्रीमेंट होने लगेगा। इसकी वजह से हम इसको लिखते हैं पाई बराबर CRT। मैं इसके बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आ रहा हूँ। पर अगर आप इसको सोचो तो फिजिकली सोच सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है, आपको पता है चार्ल्स लॉ, तो उसी को मैं यहाँ पे लेट से यूज कर ले रहा हूँ, ठीक। वहां गैसेस से मैं लिक्विड के रिस्पेक्ट में यूज कर रहा हूँ। तो पाई बराबर बच्चों हो जाता है C × R × T, ये हो जाता है फॉर्मूला, राइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इनटू गैस कांस्टेंट, देखो गैस कांस्टेंट यूज किया मैंने यहाँ पे, इनटू टेम्परेचर। ये सब कुछ केल्विन में होगा बच्चों, ध्यान देंगे, हम कभी भी डिग्री सेल्सियस में इसका इस्तेमाल नहीं करते। और अगर आप ध्यान दो तो PV बराबर क्या होता था NRT, मैं आपको इक्वेट करके दिखाता हूँ। P को क्या लिख सकता हूँ मैं, N/V × RT। तो ये क्या लिख सकता हूँ, P बराबर CRT। तो आप देखो ये गैस लॉ को रिजेंबल कर रहा है, सो इट रिजेंबल्स, राइट, इट रिजेंबल्स द गैस लॉ इक्वेशन, जो कि
आइडियल गैस लॉ इक्वेशन विच इज P बराबर CRT और PV बराबर nRT। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, रिजम्बल करता है, राइट। अब जो है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों क्या होगा, हाई होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ज्यादा है, तो इसका मतलब सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम। सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, हाइपरटोनिक, राइट। हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे, या आप ऐसे समझिए। ओके, ऐसे देखो, मैं एक तरफ सॉल्वेंट का चैम्बर था, एक मेरा सोल्यूशन का चैम्बर था, तो सॉल्वेंट से मूव कर रहा था सोल्यूशन की तरफ, राइट। तो अगर सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब तो आपको समझ में आता है उस समय हम ऑस्मोसिस को एक्चुअली में, ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्चुअली में डिफाइन करते हैं। तो जब ये बराबर होंगे तो ऐसे सोल्यूशंस को, दो किसी भी सॉल्यूशंस को, मैं ए और बी ले लेता हूं, तो मान लो पाई ए बराबर पाई बी, राइट। ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक बोलते हैं, राइट। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, पाई ए ग्रेटर देन पाई बी, और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, पाई ए लेस देन पाई बी। ठीक, तो जब ए ज्यादा है बी से, तो मैं ए को क्या बोलूंगा, ए को बोलूंगा मैं हाइपरटोनिक, और ए को क्या बोलूंगा मैं बच्चों, हाइपोटोनिक। और यहां ए कम है तो मैं इसको बोल दूंगा हाइपोटोनिक, और इसको बोल दूंगा बच्चों हाइपरटोनिक। पर बच्चों हम ध्यान रखेंगे, पाई के रिस्पेक्ट में अगर आप मूवमेंट देखोगे तो पाई से जहां लो है, जहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, वहां से मूवमेंट होगी जहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, राइट। इसका मतलब मूवमेंट जो है वो हाइपो से हाइपर होगी, हाइपर से हाइपो नहीं होगी, हाइपो से हाइपर, राइट। क्योंकि जहां सोल्यूट ज्यादा है वहां मूवमेंट होगी, जहां कम है सोल्यूट वहां से मूवमेंट होगी। सॉल्वेंट ज्यादा वहां से, तो सोल्यूट कम, इसका मतलब कम से लो से हाई की तरफ होगी। मतलब आप इसको सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखो तो हाई से लो हो जाएगा, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में क्योंकि बात कर रहे हैं यहां पे, तो लो से हाई हो जाएगा। तो हाइपो से हाइपर मतलब इस केस में इधर होगी, हाइपो से हाइपर मतलब इस केस में इधर, इस केस में क्या होगी, नो मूवमेंट। कंफ्यूज होता ना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। ओके, एग्जांपल क्या है, 0.9% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, क्या 0.9% सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये जो है ये होता है हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक, जब भी आइसोटोनिक है दोनों प्रेशर्स को इक्वेट कर दो, आइसोटोनिक विद ब्लड, राइट। इसलिए आप देखते हो जब आपको ड्रिप चढ़ती है, राइट, जब आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है तो उसमें 0.9% NaCl मेंटेन रखा जाता है, ताकि आपको इंट्रावेनस इंजेक्शंस दी जा सके, इंट्रावेनस इंजेक्शंस दी जा सके। क्योंकि बच्चों अगर आप बात को समझो, अगर ये 0.9% है तब तो आइसोटोनिक है ब्लड के साथ, आप आसानी से दे सकते हो, ये सेल्स पे कुछ इंपैक्ट नहीं डालेगा। अगर ये कम ज्यादा होता तो आप इंजेक्शंस नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि मान लो ये इस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, तो जो सेल है, राइट, जो सेल है वो, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बच्चों, तो ये बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर देगा, बढ़ा देगा, अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाएगा। तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपो एनवायरनमेंट बिल्ट होगा, बाहर कैसा एनवायरनमेंट बिल्ट होगा, हाइपर एनवायरनमेंट बिल्ट होगा। तो सेल के अंदर का सॉल्वेंट बाहर मूव करने लगेगा इस केस में, राइट। और अगर मान लो ये कम है तो उस सिनेरियो में क्या होगा, सेल जो है हमारा हाइपर हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपो हो जाएगा। उस केस में सेल के अंदर वाटर मूव करने लगेगा, राइट, जो भी आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है। तो जब सेल के बाहर एनवायरनमेंट मूव करेगा तो ये हमारा एक्सोस्मोसिस है, एक्सोस्मोसिस है, ये हम पढ़ते हैं बायो में बहुत अच्छे से। और ये होता है हमारा एंडोस्मोसिस। दोनों ही सिनेरियो में सेल खत्म हो जाएगी, यहाँ सेल स्वेल कर जाएगी, यहाँ स्वेल हो जाएगी, और यहाँ श्रिंक हो जाएगी। दोनों ही सिनेरियो में सेल की डेथ हो जाएगी बच्चों। और जब सेल अपने आप को सुसाइड करती है, इसको एपोप्टोसिस कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, वो भी ये वन ऑफ द मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सेल सुसाइड करती है। इट सुसाइड्स, राइट, राइट।
सेल का सुसाइड करने का वन ऑफ द मैकेनिज्म है विच इज एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। का ध्यान रखेंगे बच्चों, दोनों ही सिनेरियो में दिक्कत होगी। आप इंटरवेनस इंजेक्शन तभी दे सकते हो जब वो आइसोटोनिक हो, ड्रिप भी तभी लगा सकते हैं जब वो आइसोटोनिक हो, मतलब 0.9% NaCl हो, जो कि ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है। ओके, आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही। समथिंग कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, समथिंग कॉल्ड एंडोस्मोसिस। स्वेल करता है, श्रिंक करता है। आप किशमिश को भी रख सकते हो वाटर के अंदर, तो आप देखते हो किशमिश फूल जाती है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस हो रहा है, राइट। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक। ग्रेप्स को हम सुखाते हैं, राइट, तो आप देखते हो वहां ग्रेप्स सूखते सूखते क्या कर देते हैं, एक्सोस्मोसिस करते हैं। तो बच्चों हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सोस्मोसिस एंडोस्मोसिस करवा सकते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस भी करा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट विच इज प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। अब सीधी सीधी सी बात है बच्चों, अगर दो सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों का मुझे नेट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फायदा क्या है, एडिटिव। तो पाई टोटल क्या होगा, पाई ए प्लस पाई बी, राइट। उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आप लिखोगे यहाँ पे CART प्लस CBRT। टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर हम चेंज नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ दैट इज नथिंग बट CA प्लस CB इंटू RT। तो लोग आप पाई टोटल कभी भी निकाल सकते हो, तो A प्लस B प्लस C प्लस CB प्लस एंड अप टू Z जो भी कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है। तो डोंट वरी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, राइट। आप डायरेक्टली यहाँ पे CA और CB को निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया, ओके। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करनी चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, ये कुछ अजम्पशंस पे थी, मतलब हम कुछ अज्यूम करके इन आइडियल चीज़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं। अजम्पशन क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस शुड बी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, there should not be any reaction, so there should be no reaction between solute and solvent, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। और हम ये भी अज्यूम करते हैं कि नो एसोसिएशन, सोल्यूट सॉल्वेंट में कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रही, और नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, ठीक। और हम ये भी एज्यूम करते हैं टेम्परेचर वेरी हाई नहीं है और प्रेशर वेरी लो नहीं है। इन बातों को बच्चों ध्यान रखिए, राइट। ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हम यहाँ पे करते हैं, राइट। इन अजम्पशंस के अंदर तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सही है, जब एसोसिएशन ना हो रहा हो, डिसोसिएशन ना हो रहा हो, कोई रिएक्शन ना हो रहा हो, सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो। पर अगर ये अजम्पशंस वैलिड है तब तो वो हो गई नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और नहीं वैलिड है तो वो हो जाएंगी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या हो जाएंगी बच्चों, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई होप बात को समझ रहे। तो हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। समझते हैं राइट, समझते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इसको समझाने के लिए बाबा वेंट ऑफ हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भाई कैसे समझाऊं मैं आपको, बाबा वेंट ऑफ हमारी हेल्प करेंगे। तो वेंट ऑफ ने अपना एक फैक्टर दिया जिसको हम कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कंसिडर करता है कि अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन है तो उस केस में क्या होगा। वेंट ऑफ फैक्टर जिसको हम डिनोट करते हैं आईस, राइट। तो वेंट ऑफ ने कहा कि भाई जो आई है वो क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब जो एक्चुअल में ऑब्जर्व हो रही है और जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उन दोनों का रेशियो, राइट। ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन किया, राइट। जैसे कि मैं देख लूं, कैसे लिख सकता हूं, पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेट, ये भी वेंट ऑफ फैक्टर होगा। डेल्टा टी
ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी कैलकुलेटेड, ये भी वन टॉप फैक्टर होगा। डेल्टा टी बॉइलिंग था ये, राइट। सिमिलरली फ्रीजिंग के लिए भी लिख सकता हूँ ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। और क्योंकि आपको पता है ये सब नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो मोलर मास के रिस्पेक्ट में क्या लिखूंगा मैं इसको, m कैलकुलेटेड अपॉन m ऑब्जर्व। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट कि हमें उस समय करना, सवाल में क्या करना है, राइट। सबसे पहले हम केस बाय केस चलते हैं। हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं डिसोसिएटिव, मतलब रिएक्शन में डिसोसिएशन हो रहा है। अभी तक कंसिडर कर रहे थे डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, राइट, और अब हम कंसिडर करते हैं डिसोसिएशन हो रहा है। और डिसोसिएशन भी दो तरीके से 100% है और एक में 100% नहीं है, राइट। तो पहली बात तो डिसोसिएशन हो रहा है, तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म की बात करते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कोई भी जनरल ए एन है जो डिसोसिएट करके क्या बना रहा है बच्चों, एन ए बना रहा है। हम मान लेते हैं इनिशियल एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये 1 था, ये कुछ नहीं, एट टाइम टी इक्वल टू टी हम मान लेते हैं ये 1 माइनस अल्फा हुआ, तो आप समझ रहे एन अल्फा हो जाए। आई होप ये बात हमें समझ में आ रही है। तो बच्चों ओके, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ एन टोटल विल बी 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा। जरा ध्यान देंगे बच्चों, आई क्या था, आई था ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था ये, पर ऑब्जर्व क्या हो रहा है ये, राइट। ये कैलकुलेटेड एंड टोटल है, ये ऑब्जर्व्ड एंड टोटल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑब्जर्व का मतलब हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा, और कैलकुलेटेड कितने हैं बच्चों 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एल्फा, राइट। यहां से मैं अल्फा क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं अल्फा लिख सकता हूँ I minus 1 upon n minus 1, where n is number of moles which are present on the product side. तो stoichiometric coefficient on the product side, या ये सबस्क्रिप्ट जो एक्चुअल है यहाँ पे, तो आप प्रोडक्ट साइड से देख लो कि कितने stoichiometric coefficients हैं। 4 स्पीशीज बनी है तो n4 है, 5 स्पीशीज बनी है तो n5 है, एंड सो ऑन। आई होप आप इस बात को पहले चैप्टर में सीख जाते हो 11वीं में। तो हो जाएगा अल्फा का फॉर्मूला, आप यहाँ से भी आई निकाल सकते हो, ठीक। तो जरा ध्यान देंगे, बात को समझो, बात को समझो, ठीक। मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है, मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिख रहा हूँ, राइट। एक केस में हम अल्फा को कंसिडर करेंगे 100%, और एक केस में हम अल्फा को नॉट 100% का कंसिडर करेंगे, पूरा डिसोसिएट नहीं, नॉट 100%, ठीक। तो इस सिनेरियो में आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू इस सिनेरियो में क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयंस वहां पे प्रेजेंट, आयंस या पार्टिकल्स। यहाँ पे आई क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू, राइट। ये अल्फा को 100% का मतलब अल्फा बराबर 1 है बच्चों, राइट। तो अल्फा बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, आई बराबर एन हो जाएगा, लिख सकता हूँ ना आई बराबर एन। जरा ध्यान दो, ध्यान से देखो, अगर अल्फा 1 हो गया तो बच्चों 1 माइनस 1 0, तो आई बराबर एन हो जाएगा, मैंने वहां लिख दिया, और नॉर्मली है। जरा देखो, मान लो NaCl की बात करते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं बच्चों 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, 1 प्लस अल्फा। जरा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, CaCl2, ध्यान दो, 1 प्लस 2 3, और यहाँ के लिख दूंगा मैं 1 प्लस 3 माइनस 1 2 अल्फा। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, Al2SO4 होल थ्राइस, ध्यान दो, 3 प्लस 2 5, यहाँ क्या लिखूंगा, बिल्कुल सही समझ लो आप, बिल्कुल समझदार हो रखिए, 1 प्लस 4 अल्फा लिखूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा सा एक डिफिकल्ट ले लेते हैं सर, डिफिकल्ट CaSO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, एलम ले लेते हैं, राइट, K2SO4 ले लेते हैं, पोटैश एलम ले लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ऐसे सॉल्व में क्या करेंगे सर, तो वाटर का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ, हम इसको एसोसिएट डिसोसिएट तो मानेंगे नहीं, इनको देखेंगे के टाइम कितने 1 2 3 4, कितने हैं 4, कितने एनायंस हो गए 3 3 4, 4 एनायंस 4 के टाइम, K2SO4 डॉट Al2SO4 ये हो जाएगा 8। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं हमारे पास 8, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, यहाँ क्या लिखूंगा 1 प्लस 7 अल्फा। कुछ तो नहीं करना, कुछ तो नहीं करना, आराम से देखो, बैठो, समझो, लगाओ, खत्म करो यार सवाल को, टेंशन लेने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा कब, जब हम डिसोसिएशन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं, आई को यूज कैसे करना है, आई कैसे निकालते हैं पहले ये समझते हैं। ओके ग्रेट,
ओके ओके, नेक्स्ट है बच्चों डिसोसिएटिव की जगह एसोसिएटिव। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव में क्या होगा। एसोसिएटिव में क्या होगा? एसोसिएटिव में उल्टा मान लो एन ए मिलके बना रहा है ए एन, एन मिलके क्या बना रहा है ए एन बना रहा है। ओके, अब मान लेते हैं फिर भाई t इक्वल टू 0 1 t इक्वल टू 1 राइट। अब इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस अल्फा तो हो जाएगा अल्फा बाई एन, तो एन टोटल विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई एन माइनस 1 अल्फा। ओके, आई कैसे निकलेगा? आई कैसे निकलेगा? ऑब्जर्व्ड माइनस 1 अल्फा अपॉन क्या लिखूं? 1 लिखूं। अल्फा कितना हो जाएगा बच्चा? अल्फा हो जाएगा आई माइनस 1 अपॉन 1 बाई एन माइनस 1। वहाँ क्या आया था बच्चों? अल्फा वहाँ आया था अल्फा बराबर, उस केस में क्या था? आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत चीज देख लो आप, बहुत खूबसूरत चीज देख लो। जब डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। आप देख सकते हो वहां से हमने लिखा था आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। और जब एसोसिएशन होगा बच्चों तो आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। एसोसिएशन लेस देन 1, डिसोसिएशन ग्रेटर देन 1, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, आई बराबर 1। कब? जब देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये चीज पहले ध्यान रख लो। एसोसिएट हो रहा है लेस देन 1, डिसोसिएट हो रहा है ग्रेटर देन 1, नो एसोसिएशन डिसोसिएशन इक्वल टू 1 बराबर 1 हो जाएगा। और अल्फा भी लिख दिया मैंने दोनों केसेस में, दोनों केसेस में क्या किया? अल्फा भी लिख दिया। ओके, बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। अब इस आई का करना क्या? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। सबसे पहले तो ये ध्यान हो, इस आई को हम अप्लाई सिर्फ सोल्यूट पे करेंगे। किस पे करेंगे? सिर्फ सोल्यूट पे करेंगे, सॉल्वेंट नहीं करेंगे। सॉल्वेंट नहीं एसोसिएट डिसोसिएट हो रहा है, अब सोल्यूट एसोसिएट डिसोसिएट हो रहा है। जैसे कि आप देख लो एसिटिक एसिड जो है या बेंजोइक एसिड ले लो, आप एसिटिक एसिड ले लो, बेंजोइक एसिड ले लो, कुछ भी ले लो। एसिटिक एसिड आप ले लो किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर तो वो डाइमराइज कर जाता है, इट डाइमराइजेस। तो अच्छा एसोसिएशन होगी ना, एसिटिक एसिड एंड बेंजीन, acetic acid and benzene dimerizes। देखो 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 एन की वैल्यू क्या है? टी 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 टी। क्या हो रहा है? एसोसिएशन। एसोसिएशन एसोसिएशन में फॉर्मूला क्या लगता है बच्चों? फॉर्मूला क्या लगता है? अल्फा बराबर आई माइनस 1 माइनस 1। एन की वैल्यू क्या होगी? 2। ठीक, अल्फा देगा आई निकाल लेना, आई देगा अल्फा निकाल लेना, टेंशन की तो कोई बात नहीं। तो अप्लाई किस पे हुआ? सिर्फ सोल्यूट पे अप्लाई हुआ। किस पे अप्लाई नहीं हुआ? सॉल्वेंट पे। आप एसिटिक एसिड की जगह बेंजोइक एसिड भी बहुत बार पूछ लेते हैं, सेम कहानी है बच्चों। एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड बोथ डाइमराइजेस, चाहे आप उनको बेंजीन में डाल दो चाहे आप उनको CCl4 में डाल दो, दे डाइमराइज। तो डाइमराइज का मतलब 2 से 1, 2 से 1, ट्राइमराइज होता है 3 से 1, 4 1 5 1 एंड सो ऑन। ओके 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 ओके, जरा सा देखो देखो तो देखो तो देखो, समझो बात को, समझो अप्लाई कैसे करना है। मान लो डेल्टा टी बी हमने नॉर्मली क्या लिखा था? के बी इंटू एम। कुछ ना करो, आई को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अच्छा इम्पैक्ट क्या आएगा वो देखेंगे, कुछ मत करो अभी। आई के एफ इंटू आई को कर दिया मल्टीप्लाई। ओके, पाई बराबर क्या था सर? सी इंटू आर इंटू टी। आई को कर दिया मल्टीप्लाई, और रिलेटिव लोअरिंग को भी तो ध्यान में रखा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स सोल्यूट। हम ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन। बच्चों अप्लाई किस पे होता है? सिर्फ किस पे अप्लाई होता है? सिर्फ सोल्यूट पे। आई यहाँ मल्टीप्लाई करें और आई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं आई इंटू एक्स, वो सिर्फ इसलिए ट्रू हो जाता है क्योंकि ये निगलेक्ट हो जाता है। तो जब ये निगलेक्ट होगा तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, एक्स राइट। तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये इस केस में निगलेक्ट हो जाता है, वरना एप्लीकेबल सिर्फ सॉल्यूट पे होता है। जो ध्यान देना, ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? दे रहे हो ना, बहुत बढ़िया। कहानी को समझो, कहानी को समझो, कहानी को समझो।
क्या है? TB माइनस TB नॉट। सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान दो दोस्तों, I अगर 1 से ज्यादा है, भाई इसकी एक वैल्यू आएगी वो तो फिक्स है, तो जो आएगा। अगर I की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो बच्चों ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। इफ I इंक्रीजेस, इसको समझना। ओके पहला क्या है? इफ I इंक्रीजेस, I इंक्रीज का मतलब क्या करेगा? डेल्टा TB इंक्रीज करेगा, एलिवेशन इंक्रीज करेगा, भाई चेंज इंक्रीज करेगा। TB नॉट तो कांस्टेंट है, TB नॉट क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। ये इंक्रीज करने का मतलब एक्चुअली में इंक्रीज क्या किया है? TB इंक्रीज किया है। इसका मतलब I इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, तो सिमिलरली इफ I डिक्रीजेस, क्या कह सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। I बढ़ाओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओ, I घटाओ, बॉइलिंग पॉइंट घटाओ। आई होप बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। काम की बात, I increases, boiling point increases, I decreases, boiling point decreases. Okay. देखो ओके। मान लो नॉर्मली पूछे यूरिया सोल्यूशन 1 मोलर, ठीक? यूरिया सोल्यूशन 1 मोलर। बच्चों मैक्सिमम टाइम ध्यान के रखो, मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पे मोलारिटी बराबर मोलारिटी ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, सोल्यूशन को ऑलमोस्ट हम डाइल्यूट मान के लेते हैं, तो मोलारिटी बराबर मोलारिटी हो जाती है, राइट? यूरिया सोल्यूशन 1 मोलर एंड NaCl सोल्यूशन 1 मोलर। मोलारिटी तो सेम है बच्चों, मोलारिटी सेम है। मेरे से पूछ रहा है बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, जरा सा देखो। इसके लिए I होगा 1, क्योंकि I एसोसिएट डिसोसिएट कर ही नहीं सकता। यूरिया कैन नॉट एसोसिएट डिसोसिएट, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल होगा, और ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें पता है 100% डिसोसिएशन माने तो I बराबर आएगा 2, वरना I ग्रेटर देन 1 ही आना है। इसका I ऑफ यूरिया इज लेस देन I ऑफ NaCl। मैं कह सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl विल बी ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया। सोचने की जरूरत नहीं, I इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बोलो भाई, बोलो। I बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, I घटा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। बहुत बढ़िया। बहुत बार क्या करते हैं, लिख देते हैं बता 1% NaCl and 1% लेट अस से 1% हम ले लेते हैं NaOH, ठीक? बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अच्छा तो बच्चों पहले तो समझ ले 1% का मतलब 1 ग्राम 100 ग्राम में 1 ग्राम वेट बाय वेट है 100, ठीक? तो अब मुझे इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। जरा पहले ये देख लेते हैं, I दोनों का बराबर तो नहीं है। इसका I बराबर 100% डिसोसिएशन 2, अज्यूम 100% डिसोसिएशन बोलेगा, इसका भी I 2, तो मतलब यहाँ पे I पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो मेन बात तो हो जाएगी 1 ग्राम एंड 1 ग्राम, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके हो जाएंगे 1/58.5, इसके हो जाएंगे 1/, क्या मोलर मास क्या होता है? एनीवे इसका 40। जरा देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स की। तो अगर n इंक्रीज होगा, यहाँ पे क्या कहूंगा मैं? तो मैं कह सकता हूँ TB इंक्रीज करेगा। n किसका ज्यादा है? n किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। इसका तो कम है, इसका ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो बच्चों हो सकता है कि I सेम n अलग हो, तो n बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। पिछले क्वेश्चन में n सेम था, I बढ़ा। हो सकता है n भी अलग हो, I भी अलग हो, n भी अलग हो, I भी अलग हो। तो यहाँ बच्चों डिसाइड किसने किया? देखो जरा सा, मोलर मास ने डिसाइड किया। मोलर मास, आप यूं भी तो कह सकते थे सर, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। जिसका मोलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका मोलर मास कम
उसका बॉइलिंग पॉइंट चार था। बहुत बढ़िया। हो सकता है आई भी अलग हो, एन भी अलग हो। देखो जरा सा मैं लिख देता हूँ CaCl2। समझो तो बात को, ऐसे केस में डेल्टा टीवी की प्रोपोर्शनलिटी आई बाय मोलर मास से चलाओ भाई, आई बाय मोलर मास से चलाओ। जिसका आई बाय मोलर मास ज्यादा, इसका आई कितना आएगा 2, इसका आई कितना आएगा 2 2 2, इसका कितना आएगा 3 3। इस केस में डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल होगा 2/58.5, इसमें प्रोपोर्शनल होगा 3/, कैल्शियम 40 + 71, तो 1 711 111। जिसका ज्यादा आएगा ये वैल्यू, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो आपको देखना है 3/111 ज्यादा है या 2/58.5 ज्यादा है। जिसकी ये वैल्यू हाई आएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, ठीक है। जिसकी लो आएगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, कम आ जाएगा। कुछ नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है। ओके आई होप आपको ये बात समझ में आई। सिमिलरली बस ध्यान कर रखना, TF0 माइनस TF लिखते हैं जब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, TF0 माइनस TF लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे बस उल्टा ध्यान रखना है, आई इंक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, आई डिक्रीजेस फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीजेस, उल्टा ध्यान रखना है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बढ़ेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, और घटेंगे तो बढ़ेगा। जस्ट उल्टा, ऑपोजिट। इतना ही ध्यान रखो काफी है, बाकी सेम चीजें अप्लाई करते चले जाना। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करो, फटाक से बात करते हैं। ICRT लिखा मैंने तो आप बड़े आसानी से देख सकते हो। आई इंक्रीजेस, वाई इंक्रीजेस, आई डिक्रीजेस, वाई डिक्रीजेस। कच्छा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। की आपको बोल दे, बता भैया 1 मोलर NaCl को मैंने मिक्स किया, 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड मिक्स कर दिया। अब आपको कि सर इसका I तो अलग है, इसका तो I2 है, इसका I3 है, अब मैं कैसे डायरेक्टली ऐड करूं? बिल्कुल, तो I मिक्सचर निकाल सकते हैं ना गधों। I मिक्सचर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स, जैसे अपन इक्विवेलेंट मास निकाला करते थे, इक्विवेलेंट मास निकाल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इनटू I ऑफ NaCl। ध्यान दो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्लास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 इनटू I ऑफ CaCl2, हो सकता है तीनों, हो सकता है 3 से कम हो सकता है बच्चों पूरा का पूरा डिसोसिएशन ना हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2। ये कहा बच्चों जब दो सॉल्यूशंस मिक्स हुए हैं और दोनों का वेंट ऑफ अलग अलग है, तो आप इक्विवेलेंट वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे आप इक्विवेलेंट मोलर मास निकाला करते हैं, ठीक। तो उस सिनेरियो के लिए भी मैंने आपको बता दिया, आप आई मिक्सचर निकालो और पाई बराबर क्या रखो, आई मिक्सचर इनटू C टोटल RT, आई मिक्सचर इनटू C टोटल RT। कैन आई कैलकुलेट द I ऑफ मिक्सचर? यस, आई कैन कैलकुलेट द I ऑफ मिक्सचर। सो पाई इंक्रीजेस, I इंक्रीजेस, I डिक्रीजेस, पाई डिक्रीजेस। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, I बढ़ेगा, I घटेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा। होप आप बड़ी आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है, ऐसे भी देख लो, ऐसे भी देख लो, ऐसे भी देख लो भाई। एक परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ मैंने लिख दिया NaCl 1 मोलर, ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CaCl2 1 मोलर। कैसे समझाऊं भाई? NaCl 1 मोलर, CaCl2 1 मोलर, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, पाई प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसका I 3, इसका I 2, किसका पाई ज्यादा? इसका पाई हाई होगा, इसका पाई लो होगा। बच्चों मूवमेंट कहाँ से होती है? लो से हाई की तरफ। तो मेरे से पूछेगा बता इस सवाल में किधर से किधर की तरफ मूवमेंट है? तो लो से हाई की तरफ होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट चेंबर टू राइट चेंबर। सिर्फ आई के बेसिस पे आपने बता दिया कि मूवमेंट सॉल्वेंट की, बच्चों सॉल्यूट की नहीं, सॉल्वेंट की किधर से किधर होगी। पाए जहां पे कम वहां से मूवमेंट होगी, पाए जहां पे ज्यादा। और पाए किसके बेसिस पे डिसाइड किया हमने?
आई के बेसिस पे सॉल्व किया। यहाँ पे एक और बेहतरीन सवाल पूछा जाता है, बहुत बार इस सवाल को पूछा जाता है, मैं सवाल को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सवाल पे ध्यान फरमाएंगे, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नहीं सवाल ध्यान आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, NaOH का सोल्यूशन है, NaOH का सोल्यूशन है which is 1 मोलर, राइट। और यहाँ पे हमने ले लिया FeCl3 का सोल्यूशन, FeCl3 का सोल्यूशन which is 2 मोलर, ठीक है बच्चों, ये 2 मोलर। और मुझे पता है कि FeCl3 जो है वो NaOH के साथ मिलकर क्या बनाता है, FeOH होता है। और ये फेरिक होता है ब्राउन ब्राउन, इसका कलर क्या होता है बच्चों, कहानी बताइए मैंने आपको, ब्राउन ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है, ये हो गया लेफ्ट चेम्बर, ये हो गया राइट चेम्बर। पूछ रहा है जब इस तरीके का सिनेरियो हो, ये 2 मोलर है, ये 1 मोलर है, जब इस तरीके का सिनेरियो हो, आपसे पूछ रहा है बता कलर किस चेम्बर में अपीयर करेगा, लेफ्ट चेम्बर में कलर आएगा या राइट चेम्बर में कलर आएगा। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताओ कलर किस चेम्बर में आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, वीडियो पॉज करके सोचो जरा सा कलर किस चेम्बर में आएगा, तो बहुत लोग बताओगे लेफ्ट में आएगा सर, बहुत लोग बताओगे राइट में आएगा। मैं बोलूँगा लेफ्ट में आएगा क्योंकि सर ये इधर से इधर मूव करेगा, इधर कलर बन जाएगा, बहुत बढ़िया। कुछ लोग उल्टा सोचेंगे, हो सकता है इधर से मूव कर कलर बने। बच्चों सवाल का आंसर बहुत सिंपल है, सवाल का आंसर है नन ऑफ दिस, कलर कहीं नहीं अपीयर करेगा, नहीं अपीयर करेगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बेसिक्स, सॉल्वेंट का मूवमेंट अलाउड है, सोल्यूट का मूवमेंट नहीं अलाउड है। कहाँ अलाउड है? और नहीं अलाउड है तो ना ये FeCl3 इधर से इधर जा पाएगा, ना ही NaOH इधर से इधर जा पाएगा। सो देयर विल बी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन तो नो कलर, नो कलर, नन ऑफ दिस, नो कलर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आई होप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके। अच्छा बच्चों, रिलेटिव लोवरिंग की भी बात कर लें। P/1 P0 बराबर I टाइम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ भैया जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। ये बढ़ने का मतलब है वेपर प्रेशर क्या होगा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। I इंक्रीजेस, PS डिक्रीजेस, I डिक्रीजेस, बस ये भी बात हमने कर लिया। भैया रिलेटिव लोवरिंग क्या होगी, I बढ़ेगा तो लोवरिंग बढ़ेगी, I घटेगा तो लोवरिंग घटेगी। पर I बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम होगा, I घटेगा तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बढ़ जाएगा। बच्चों ये बात आई होप यहाँ तक आप समझ गए हो, ये बात आई होप यहाँ तक हम समझ गए हैं। ओके, तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं बच्चों, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, नॉर्मल क्या होती हैं, एबनॉर्मल क्या होती हैं, किस तरीके से उनकी डिपेंडेंस होती है, कुछ तरीके के सवाल भी मैंने आपको आज यहाँ पे बताए हैं। तो आई होप ये बातें आपको आज यहाँ की समझ में आई होंगी। अब बस एक लास्ट लेक्चर और बचा है जिसमें मैं आपको बहुत सारे PVC के क्वेश्चन कराऊंगा, किस तरीके के सवाल और पॉसिबल हैं वो बताऊंगा। साथ ही साथ हमारा गैस इन लिक्विड बचा हुआ है, तो गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में अपन कैसे जज करते हैं, इसको हम हेनरी लॉ भी बोलते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। तो विल स्टडी हेनरी लॉ प्लस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड एंड दैट हैव एक्चुअली बीइंग आस्क्ड, पूछे जा चुके हैं, राइट। तो प्रीवियस क्वेश्चन प्लस हेनरी लॉ को अब हमें डिस्कस करना है। तो तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो, सीखो, सिखाने के लिए सीखो। और बच्चों अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, आप जितना हो सके इसको अपने दोस्तों में फैला दो आग की तरह, और उनको बोलो कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने कंपटीशन के और बढ़ा सकें, कंपटीशन को और इंक्रीज कर पाएँ, राइट। सो थैंक यू।